चलिए, हम लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अभी तक जो एग्ज़ाम हो रहा है उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जितने सारे प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर सब आधुनिक भारत से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें आधुनिक भारत के प्रश्नों को शामिल करना अति आवश्यक है। इसके अलावा कुछ वैसे प्रश्न होते हैं जो हमारे अनुभव पर आधारित होते हैं, है ना, जो शायद जीके की पुस्तक में ना भी मिले। बहुत सारी चीज़ों को इस तरह से समावेश किया जाता है कि जो हमारे चलते फिरते अनुभव से जुड़ा होता है, उस पर ध्यान अगर रखेंगे तो सारे प्रश्नों को हल किया जा सकता है। इसमें कुछ और बातें हैं जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे भारत के नक्शा से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मान लिया जाए कि बिहार भारत के किस दिशा में है। इसके अलावा भारत के कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा अलग अलग देशों की सीमाओं को छूता है ना। तो इस तरह के प्रश्न जो नक्शा से रिलेटेड है ना, वो अक्सर एग्ज़ाम में आता है। इसके अलावा जो आता है वो आता है कुछ पुस्तकों के लेखकों के बारे में, है ना। हिंदी में या अंग्रेजी की पुस्तकों के लेखक के बारे में रहता है कि इसके लेखक कौन हैं, है ना। इस तरह का प्रश्न भी आता है एग्ज़ाम में। इसके अलावा हिंदी में जहाँ तक देखे हैं गद्यांश से प्रश्न आता है ना। और कुछ व्याकरण भी रहता है थोड़ा बहुत। अंग्रेजी में जो प्रश्न आते हैं मूल रूप से वो नरेशन, वॉइस और टेंस से रिलेटेड होता है मूल रूप से। इसके अलावा एक आध क्वेश्चन इधर उधर से भी होते हैं, जैसे प्रीपोजिशन हो सकता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो सकता है। ये प्रश्न आते हैं अंग्रेजी में। तो इन बातों का यदि ख्याल रखा जाए तो बहुत आसान है। गणित में बहुत साधारण प्रश्न आता है। यदि 1 to 5 के आप हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह भी आ जाता है। हालांकि चक्रवृद्धि ब्याज 8 क्लास में पढ़ना होता है, लेकिन एग्ज़ाम में आता है ना। तो इस तरह का आप ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है, बहुत आसान है ना। चलिए, आज हम लोग आधुनिक भारत की ओर ही चलते हैं। आधुनिक भारत के प्रश्नों को लेते हैं। बीच में थोड़ा गैपिंग हो गया था, वीडियो नहीं डाल पाए थे, लेकिन आज हम फिर बना रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई समस्या ना हो। आधुनिक भारत में चलते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह का वीडियो मिलता रहे और आप अच्छी तरह से तैयारी करते रहें। हम प्रश्न की ओर चलते हैं, आधुनिक भारत के प्रश्नों की ओर, है ना। देखिए, पहला है सुमेलित करने के लिए। प्लासी का युद्ध कब हुआ था और उसके उस समय गवर्नर कौन थे बंगाल के, है ना। तो जानते हैं, इसको सुविधा के लिए हम सुमेलित कर दिए हैं ताकि कोई समस्या ना हो। प्लासी का युद्ध 1757 में रोजर ड्रेक थे बंगाल के गवर्नर। मैच है। द्वैध शासन लागू हुआ 1765 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव के शासनकाल में। द्वैध शासन। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। उस समय बंगाल के गवर्नर थे बेंसी टार्ट। और बंगाल में जो अकाल पड़ा 1770 में, उस समय गवर्नर थे कार्टियर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? क्लाइव लॉर्ड ने किया, हेक्टर मुनरो ने किया, वारेन हेस्टिंग्स ने किया, या इनमें से कोई नहीं? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेज़ों का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया, है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था, वारेन हेस्टिंग था, हेक्टर मुनरो था, या चार्ल्स आयर कूट थे? कौन थे इनमें से? तो इसका सही जवाब है कि हेक्टर मुनरो।
बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। बंगाल में द्वैध शासन कब से कब तक रहा? 1757 से 1767 तक, 1764 से 1793 तक, 1765 से 1772 तक, 1760 से 1793 तक। कब तक रहा बंगाल में द्वैध शासन? तो सही जवाब है 65 से लेकर 72 तक। बंगाल में द्वैध शासन 1765 से लेकर 1772 ईस्वी तक रहा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 1798 में लॉर्ड ब्लेजली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय कौन थे? है न, जो उनकी संधि को स्वीकार कर लिए थे। कौन? अवध का नवाब, हैदराबाद का निजाम, कर्नाटक का नवाब या मैसूर का राजा? इनमें से कौन थे? तो सही जवाब है ख, हैदराबाद का निजाम 1798 में लॉर्ड ब्लेजली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार किया, है न। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड कर्जन? इनमें से कौन थे? तो सही जवाब है कैनिंग, है न। ख सही जवाब है, लॉर्ड कैनिंग थे प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय। अगला प्रश्न है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने मंगलौर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि या मैसूर की संधि या बिजनौर की संधि? इनमें से कौन? तो सही जवाब ख है, श्रीरंगपट्टनम की संधि। मैसूर युद्ध को, तीसरे मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने संधि किया था। हड़प नीति किसके द्वारा लागू किया गया था? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, विलियम बेटिंग या डलहौजी? तो सही जवाब डलहौजी होगा, है न। हड़प नीति के तहत क्या किया जाता था न, कि वैसे राजा जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था उसको गोद लेने की जो प्रथा थी ना, उसको समाप्त कर दिया था और उसके राज को अपने राज में मिला लेता था, मतलब अंग्रेजी राज में मिला लेता था। वही हड़प नीति है। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा? गुरु हरिराय, गुरु हरिकिशन, गुरु गोविंद सिंह या गुरु तेग बहादुर? इनमें से कौन? तो सही जवाब है गुरु गोविंद सिंह, फारसी में जफरनामा लिखा। अगला प्रश्न है कि भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? है न, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड बैटिंग? इनमें से कौन थे? तो सही जवाब है कि डलहौजी ने भारत में डाक व्यवस्था शुरू किया था। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? है न, गुरु अंगदेव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव? इनमें से कौन थे? तो सही जवाब इसका है घ, गुरु अर्जुन देव गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। अगले प्रश्न है, सिख के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? है न, खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? हर राम ने, हर किशन ने, गुरु गोविंद सिंह ने या तेग बहादुर ने? तो सही जवाब है गोविंद सिंह। गोविंद सिंह खालसा पंथ संप्रदाय का, है न, परिवर्तन किया। अगले प्रश्न में चलते हैं। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? है न, कैनिंग, हेस्टिंग, क्लाइव या कार्नवालिस के द्वारा? सिराजुद्दौला क्लाइव के द्वारा। सही जवाब है ये कि क्लाइव के द्वारा पराजित किया गया सिराजुद्दौला।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई थी? मैसूर में, कुर्ग में, श्रीरंगपट्टनम में, वानडीवास में। कहाँ हुआ था? तो सही जवाब है श्रीरंगपट्टनम में हुआ था। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम, मैसूर, बंगलोर या भाग्यनगर। कहाँ थी इनमें से? तो इसका सही जवाब है श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? 1756, 1757, 1758, 1759। कब बनाया गया था? तो सही जवाब है इसका 16 के ग यानी 1758 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। अगला प्रश्न है, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया? माउंटबेटन ने, कर्जन ने, वारेन हेस्टिंग्स ने या लॉर्ड रिपन ने? किसने समाप्त किया द्वैध शासन को? तो इसका सही जवाब होगा कि द्वैध शासन को समाप्त करने वाला वारेन हेस्टिंग्स था, है ना। द्वैध शासन को यही समाप्त किया था बंगाल में। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? प्रशासनिक व्यवस्था का हवाला देते हुए, है ना। विकल्प में है अवध, उड़ीसा, बर्मा या संयुक्त प्रांत। तो सही जवाब है अवध। अवध को मिला लिया था, है ना, प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर अवध को। अगला प्रश्न है, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया? गुरु नानक ने, गुरु रामदास ने, गुरु अर्जुन देव ने या गुरु गोविंद सिंह ने? किसने? तो सही जवाब है गुरु अर्जुन ने संकलित किया आदि ग्रंथ को। अगला प्रश्न है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? 1804 के अधिनियम से या 1835 के मैकाले प्रस्ताव से या 1862 के हंटर आयोग से या 1854 के वुड डिस्पैच से? किससे? तो सही जवाब है 1835 के मैकाले प्रस्ताव से आधुनिक शिक्षा की नींव पड़ी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? डलहौजी को, लॉर्ड विलियम बेंटिंक को, लॉर्ड ऑकलैंड को, लॉर्ड कैनिंग को? तो सही जवाब है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक को सती प्रथा का अंत करने का श्रेय जाता है। अगला प्रश्न है, द्वैध शासन को डाकुओं का राज किसने कहा था? के.एम. पानीकर ने कहा था, जदुनाथ सरकार ने कहा था, ताराचंद ने कहा था? किसने कहा था? तो सही जवाब है कि के.एम. पानीकर ने बंगाल में द्वैध शासन को डाकुओं का राज कहा था। अगला प्रश्न है, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है किससे? वारेन हेस्टिंग्स से, लॉर्ड डलहौजी से, हेनरी लॉरेंस से या लॉर्ड हेस्टिंग्स से? किससे संबंध रखता है? सही जवाब है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स से संबंध रखता है सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान बनाया। रॉबर्ट क्लाइव ने उप दीवान 1765 की संधि के बाद किसको बनाया? तो इसका विकल्प है हमारे पास मोहम्मद रजा खान, राजा सीताब राय, राजा दुर्लभ या सैयद गुलाम हुसैन? सही जवाब क्या है ना, मोहम्मद रजा खान को बनाया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था? इनमें से किन्हें? अमी चंद को, मानक चंद को या राज दुर्लभ को या राजा सीताब राय को?
तो इसका सही जवाब है घ। राजा सीताव राय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया, किससे प्राप्त किया? शाह शुजा से, जमा शाह से, दोस्त मोहम्मद से, अली शाह से। किससे प्राप्त किया कोहिनूर हीरा? तो सही जवाब है कि शाह शुजा से, है ना। 26 के क। रणजीत सिंह ने शाह शुजा से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है कि महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? विकल्प में दिया हुआ है हरि सिंह, खड़ग सिंह, शेर सिंह या नौनिहाल सिंह। खड़ग सिंह सही जवाब है। खड़ग सिंह जो है महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था, है न। किन के द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा, कैनिंग, लॉर्ड बर्नहम या सर हारकोर्ट ने। तो सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग ने। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी मुंगेर किसने ले गया? अलवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर या मीर कासिम। इनमें से कौन? तो सही जवाब है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली के शासक कौन था? जब बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, औरंगजेब, शाह आलम प्रथम, बहादुर शाह जफर या शाह आलम द्वितीय, इनमें से कौन थे? तो सही जवाब है शाह आलम द्वितीय थे, है न, बक्सर के युद्ध के समय। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई? है न, हमारे पास जो विकल्प है अलवर्दी खां, मीर जाफर, सिराजुद्दौला या मीर कासिम। किसके शासनकाल में? तो सही जवाब है सिराजुद्दौला के शासनकाल में। किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? है न, 1733 के रेगुलेटिंग एक्ट, 1793 के चार्टर एक्ट, 1813 के चार्टर एक्ट या 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। किसके तहत बनाया गया? तो सही जवाब है 1733 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? रॉबर्ट क्लाइव, वेंसिटाट और वेरेल्स्ट या वारेन हेस्टिंग। सही जवाब वारेन हेस्टिंग है। वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में पारित किया गया? किसके शासनकाल में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया? वारेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, ब्लेजली या लॉर्ड मिंटो। सही जवाब वारेन हेस्टिंग है। का सही जवाब होगा इसका। वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया। अगला है सुमेलित करने के लिए, ये पूरी तरह से सुमेलित किया हुआ है न। बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर के नाम से जानते हैं, है न। और फारुखसियर को मुग़ल वंश का घृणित कायर कहते हैं। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहते हैं और बहादुर शाह द्वितीय को जफर कहते हैं, जफर। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुअज्जम किस नाम से मुग़ल राज सिंहासन पर बैठा? औरंगजेब का ये उत्तराधिकारी था मुअज्जम, है न। मोहम्मद शाह प्रथम या जहांदार शाह या शाह आलम द्वितीय। सही जवाब ख है, मोहम्मद शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा। नृत्य निर्माता जिसको किंग मेकर कहते हैं के रूप में किन्हें जाना जाता है?
मीर जुमला को, जुल्फ़िकार खां को, चिनकिलिच खां को या सैयद बंधु को किन्हें जाना जाता है? तो सही जवाब सैयद बंधु को किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है न? ईरान का नेपोलियन मोहम्मद बिन कासिम, तैमूर लंग, नादिर शाह या अहमद शाह अब्दाली किसको कहा जाता है? तो सही जवाब है नादिर शाह को कहा जाता है। अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? इसका विकल्प नहीं दिए हैं। सही जवाब है कि शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला पहला मुगल बादशाह था, यानी पेंशन देता था अंग्रेज इसको। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? है न? किसको वजीर कहा जाता था? अवध के नवाब को, बंगाल के नवाब को, कर्नाटक के नवाब को या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है अवध के नवाब को, यानी वजीर कहते थे अवध के नवाब को। किसे जाटों का अफलातून एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है न? जाटों का अफलातून चूड़ामन, बदन सिंह, सूरजमल या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब है सूरजमल। इसको जाटों का अफलातून कहा जाता है न? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मुर्शिद कुली जाफर खां को बंगाल 1717 तथा उड़ीसा 1719 की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली? है न? बहादुर शाह प्रथम से मिली या जहांदार से या फरुखसियर से या मोहम्मद शाह प्रथम से? किससे मिली? तो इसका सही जवाब है फरुखसियर से मिली कुली जाफर खां को बंगाल तथा उड़ीसा की सूबेदारी। अगला प्रश्न है बंगाल के नवाब अलवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन था? अलवर्दी खां का उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला, सरफराज, मीर जाफर या मीर कासिम इनमें से कौन थे? तो सही जवाब है कि सिराजुद्दौला थे। है न? अलवर्दी खां का उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला। कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई? कर्नल क्लाइव का सियार या कर्नल क्लाइव का गधा सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम किन को दिया गया? तो सही जवाब है 44 के ख मीर जाफर को कर्नल क्लाइव का गधा या उसका सियार कहा गया। आज का अंतिम प्रश्न है हैदर अली की मृत्यु 1782 में किस युद्ध के दौरान हुई थी? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय या चतुर्थ? तो सही जवाब होगा 45 के ख द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है। हैदर अली की मृत्यु हुई या चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी 1799 ईस्वी में। हैदर अली का उत्तराधिकारी था टीपू सुल्तान। चलिए देखते रहिए, तैयारी होते रहेगी।